Good morning दोस्तों, this is Avinash. So today I will discuss about this topic. This topic name is प्रिज्म। ये चैप्टर क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से, इस प्रिज्म से हर बार ना कोई क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत ही बच्चे छोड़ के चले आते हैं। ये जो टॉपिक मैं बताऊंगा इसमें आपको 1% की दिक्कत नहीं होने दूंगा क्योंकि ये प्रिज्म का चैप्टर जो इसका फार्मूले का डेरिवेशन जो हम करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से कृष्णा एजुकेशन इंस्टीट्यूट के चैनल पर आप लोगों का पूरे दिल के साथ स्वागत है। हाँ, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है प्रिज्म। प्रिज्म हम जानते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ऐसा माध्यम होता है, क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसा माध्यम होता है जो किसी पारदर्शी पृष्ठ से जुड़ा होता है। कहने का मतलब जो माध्यम होता है जो किसी पारदर्शी पृष्ठ से किसी कोण पर झुका हुआ होता है, तो ऐसे माध्यम को बोल दिया जाता है ये प्रिज्म है। प्रिज्म की प्रकृति क्या होती है? प्रिज्म ये करता है ना कि किसी कोई भी प्रकाश की किरण जब आता है, श्वेत प्रकाश की किरण, इसके पास अपवर्तन का गुण होता है। ये जब प्रकाश की किरणों को लेता है अपने अंदर आपतित किरणों को ना, तो क्या करता है? ये प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करने का काम करता है। जब देखते हैं कि हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखना कि प्रिज्म पर जब भी प्रकाश की किरणों को ड्रा किया जाता है हमेशा तिरछे ही ड्रा किया जाता है। जैसे मैंने किया, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पर प्रकाश किरण क्या है? एपी है। अब प्रकाश किरण एपी जैसे ही इस प्रिज्म में दो पृष्ठ होते हैं, पहले ही बता दिया, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये। जब इसमें क्या किया जाएगा, जब एपी किरण को किसी प्रिज्म के प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तित किया जाएगा, हम जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या कहता है? जब कोई आपतित किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, उसकी प्रकृति क्या होती है? वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कह सकते हैं कि वह क्या करती है? अभिलंब की ओर अपने झुक जाती है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई विरल माध्यम है और ये प्रिज्म मान लेते हैं सघन माध्यम है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाएगी, इसका मतलब ये यहाँ पे अभिलंब ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं कि अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाती है। फिर यही प्रकाश की किरण, एपी प्रकाश की किरण जो आपतित थी वो पी आर प्रकाश की किरण के रूप में दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित किरण का कार्य करेगी, जो कि अब पुनः वही नियम लगाएंगे अपवर्तन वाला। तो यहाँ से प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? पी आर दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित किरण का कार्य करेगी। जब ये आपतित किरण का कार्य करने लगेगी तो फिर वही नियम लगेगा। तो सघन, वहाँ पे क्या होता था? विरल से सघन में, विरल से सघन में आती थी, अब यहाँ पर सघन से विरल में जाएंगी। जाहिर सी बात है, जब विरल से सघन में आई तब अभिलंब की ओर झुक गई, और जब विरल से सघन से विरल में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो वही कंडीशन यहाँ पे दिखाया हूँ। आपतित किरण ये जो हो जाएगी वो दूसरे पृष्ठ पर जब अपवर्तित होगी तो वह सघन से विरल में जाएंगी और अपने मार्ग से विचलित होकर के अर्थात अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब देखते हैं ये प्रकाश किरण क्या है। ये आपतित प्रकाश किरण एपी है और ये आपतित निर्गत प्रकाश किरण क्या है? ये वाला है, मतलब सी आर है। अब इन प्रकाश की किरण को क्या करेंगे? पीछे की तरफ बढ़ा देंगे और इस किरण को भी पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। हम देखते हैं ये दोनों किरण क्या करते हैं? बिंदु सी और बिंदु टी पर मिलते हैं। अब बिंदु टी और बिंदु सी पर मिलते हैं। हम जानते हैं प्रिज्म में 3 कोण होते हैं, है ना? एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, जिसमें से एक कोण क्यों क्या है? ये होता है प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण जो होता है किसी का भी ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको, बस शर्तें वहाँ पे क्या रहेगा? आपको चित्र को हल्का सा रोटेट करके बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से अब प्रिज्म कोण क्यों हो जाए, सॉरी प्रिज्म, ये कोण क्यों जो है प्रिज्म कोण की भांति कार्य करेगा। अब हम देखते हैं ये जो चित्र दिख रहा है इसमें ये आकृति पी सी और आर, इसमें दिख रहा है डेलियम, है ना? हमने डेलियम क्या बोल दिया? इसको जो कटान बिंदु था इसको मैंने बोल दिया डेलियम, तथा इस कोण को मैंने ले लिया डेल 1 और डेल 2 ले लिया। अब इसको देखता हूँ, यहाँ से प्रकाश किरण आपको पता होगा आपतन कोण और अपवर्तन कोण, 2 चीज़ें होती है प्रकाश के अपवर्तन में। 2 ही नियम चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। कौन कौन से होते हैं? पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? हमेशा एक ही पॉइंट में स्थित होते हैं। और दूसरा किरण क्या होता है? आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात एक नियतांक होते हैं, सभी जानते हैं। तो ये देखिए आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, और ये चीज़ क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? परावर्तित किरण है, सॉरी अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। तो ये कोण इस पूरे कोण की क्या होगा? बराबर हो जाएगा। इधर देखोगे ये भी तो इसके लिए आपतित किरण का ही तो कार्य करेगी। इसका मतलब जब ये आपतित किरण का कार्य करेगी ये आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये I1 हो जाएगा, ये I2, मतलब ये कोण पूरा इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण पूरा इसके बराबर हो जाएगा। तो फिर देखते ध्यान से। अब ये चीज़ें थी चित्र के बारे में, तो हम चित्र को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कह देंगे माना, क्या कहेंगे? माना एक प्रिज्म ए क्यू बी है। क्या? ए
क्यू बी है, जो दो पारदर्शी पृष्ठों से कुछ झुके हुए, मतलब कुछ डिग्री कोण पर झुके हुए हैं। माना एक आपतित किरण एपी, ये है आपतित किरण एपी जो प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित होती है। ये प्रिज्म का है पी क्यू, ए क्यू, इस पर क्या करेंगे, आपतित होंगे। आपतित होने के बाद जो अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर क्या होती है, हल्का सा झुक जाती है। जब ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्या होता है, ये आपतित के अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यही किरण पी आर इस दूसरे पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगी, आपतित किरण का कार्य करेगी। और जब ये आपतित किरण है, यहाँ पर सघन माध्यम होगा लेंस के अंदर, ये जो होता है प्रिज्म के अंदर की जो पदार्थ होती है ना, वो सघन माध्यम का होता है। तो सघन माध्यम से किरणें पुनः विरल माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाएंगी। अब ये चीज़ है पोजीशन। अब देखते हैं इसका कोण देख लेते हैं, ये आपतित किरण इसका मतलब इसके बीच का जो कोण बनेगा, आपतन कोण बनेगा, ये टोटल डेल 1 प्लस R1, ये टोटल क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। और ये कोण क्या हो जाएगा, ये इसके लिए आपतन कोण का कार्य करेगा और ये I2 इसके लिए अपवर्तन कोण का कार्य करेगा। ये चीज़ें थी पूरी के पूरे डिफाइन था चित्र। अब हम देखते हैं हमने ये चीज़ देखो चित्र को किस तरह डिफाइन किया, कैसे लिखना है आप लोगों को लिखना है। माना एक प्रिज्म ए क्यू बी है जो कि दो पारदर्शी पृष्ठों से कुछ अंश के कोण पर क्या होती है, झुकी हुई होती है। माना एक आपतित किरण एपी है जो कि प्रिज्म के ए क्यू से टकरा कर क्या होती है, आपतित होती है, जो अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाती है, जो कि किरण पी आर से प्रदर्शित है। अब ये किरण पी आर जो है इस दूसरे पृष्ठ बी क्यू बी के लिए आपतित किरण का कार्य करेगा, जो प्रिज्म से अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हट जाएगा। अब ये निर्गत किरणों को हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाने को देखते हैं कि एक पॉइंट सी मिल जाता है, दूसरा पॉइंट टी मिल जाता है। अब इसी को हम दे देते कोई कोण का नाम दे, मान देते हैं कोण क्या है, डेल है। अब देखते हैं ये डेल जो है, ये डेल इस पूरे चित्र के लिए बाह्य कोण है, किसके लिए, पी सी और आर के लिए। आप लोगों को ये चीज़ पता होगा प्रमेय में कि अगर किसी भी आकृति का कोई भी कोण होता है, जब वो बाहर होता है ना, तो उसके जो कोण का मान होता है वो दोनों अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम देखते हैं अब पूरे का पूरा अपना डेरिवेशन पे आते हैं। तो डेरिवेशन में देखो निगमन मैंने लगा रखा है, मतलब डेरिवेशन किसका करना है, n बराबर साइन ए प्लस डेलियम बाई 2 पास साइन ए बाई 2 का। वेयर जो ए है ये होता है प्रिज्म कोण, ये डेलियम होता है प्रिज्म का विचलन कोण होता है, और यहाँ पे ये जो साइन होते हैं इसके साइन मतलब कोण का मान होता है। अब देखते हैं चतुर्भुज पी क्यू आर टी में, देख लो ध्यान से, पी क्यू आर टी में कोई भी चतुर्भुज हो, प्रत्येक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का कुल योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो मैंने लिख दिया, इसी को दिखाने के लिए मैंने लिखा क्या, कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और कोण टी, चार कोण में कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और कोण टी, इसका योग कितना होता है, 360 अंश होता है। परंतु जो कोण क्यू है, ध्यान से देखना, जो कोण क्यू है ये होता है प्रिज्म का प्रिज्म कोण होता है। तो हम कोण क्यू के स्थान पर प्रिज्म कोण का ए मान रखेंगे और बाकी इन सब के स्थान जो भी कोण वहाँ पे बनेगा उसकी वैल्यू हम रख देंगे। तो देखते हैं, ये देखो कोणों की मान रखने पर ये है कोण पी, ध्यान से देखो, ये जो कोण पी आपको 90 डिग्री दिखेगा और कोण क्यू को आपका प्रिज्म कोण तो है ही, और कोण क्यू ये भी 90 डिग्री का दिखेगा, और कोण टी की हमको वैल्यू ही नहीं पता है क्या होगी, तो हम लोग कोण टी इसे लिख दिया। जिसकी वैल्यू पता है हम लिख लिए, जिसकी वैल्यू पता है नहीं लिख लिए। जिसकी वैल्यू पता है उसको लिखने के बाद जिसकी वैल्यू नहीं पता है उसको क्या करेंगे, इसी 360 में से घटा करके लिखना, क्योंकि जो चतुर्भुज होते हैं चार कोण होते हैं, चारों कोण का अगर 2 मान 3 मान पता चल जाता, चौथा मान अपना निकल जाता है। तो ये चीज़ था, हमने किया 90 कर दिया, ए हो गया, तो ये कोण टी हो गया बराबर 360 हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे जब, ये चीज़ क्या हो जाएगी, देखो 90 180 हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे, 180 360 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 होगा, फिर इस ए को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, और 180 माइनस, अर्थात कोण टी टोटल आएगा क्या, कोण टी आ जाएगा 360 में से 180 को घटा देंगे, 180 आ जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम पुनः देखते हैं कि ये तो था चतुर्भुज, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज भी दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़, इनको भी सोल्व करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं चित्र पी सी आर, यहाँ देखो पी सी आर, चित्र पी सी आर में क्या है, डेल एक बहिष्कोण है जो कि चित्र के अंदर स्थित है, दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ये प्रमेय कहता है। यही कहता है ना कि जो डेल या में कोई भी बहिष्कोण है किसी भी आकृति में, तो सुदूर स्थित दोनों कोणों के योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, बराबर होता है। अतः डेल बराबर क्या हो जाएगा, डेल 1 प्लस का, ये देखो इसके लिए बहिष्कोण है, डेल बराबर डेल 1 हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगा, डेल 2 हो जाएगा। तो मैंने वो चीज़ लिख दिया। अब हम देखते हैं तो पूरा डेल 1 तो ये है, हमको तो ये पूरा लेना है ना, तो डेल 1 ये है, तो कैसे मान निकलेगा, तो डेल 1 निकालने के लिए हमको इस पूरे कोण को लेना पड़ेगा, अर्थात डेल 1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा कोण आई है, ये R1 है, तो डेल 1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 माइनस का R2 हो जाएगा, सॉरी I1 माइनस का R1 हो जाएगा। उसी प्रकार किसका निकालेंगे, डेल 2 का क्या कर देंगे, ये I2 माइनस का
R2 माइनस का R1 ऐसे कर देंगे, मतलब इसका हो जाएगा del 1 बराबर I1 माइनस R1, del 2 बराबर I2 माइनस R2 हो जाएगा। ये चीज़ मैंने लिख लिया। अब हम इस इक्वेशन का समीकरण 2 माने हैं, इस समीकरण 2 में इसका मान रख देते हैं, डेल बराबर I1 माइनस R1 प्लस del 2 बराबर इसने रख दिए। अब आ गया डेल बराबर हम देखते हैं I और I ये पॉजिटिव है, दोनों को एक साथ कर लेते हैं, बाकी नेगेटिव को एक साथ कर लेते हैं। यहाँ I1 I2 को एक साथ कर लिया, फिर इसमें माइनस कॉमन था, मैंने माइनस को कॉमन कर लिया, बाकी चीज़ें ये R1 प्लस का R2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब देखते हैं कि त्रिभुज PRT से देखो ध्यान से, त्रिभुज PRT ये वाला तो निकल गया, ये वाला तो निकल, बच गया ये त्रिभुज हो जाएगा क्या PRT से, क्या हो जाएगा त्रिभुज PRT से। यही कंडीशन इसमें भी लगता है कि त्रिभुज में अगर कोई भी कोण है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, केवल 3 कोण होते हैं। 3 कोण मुख्य रूप से होते हैं 60-60 अंश के, अगर समबाहु त्रिभुज तो 60-60 अंश के सारे कोण बनते हैं। इसका मतलब 60 एक कोण का, 60 एक कोण का, 60 एक कोण, मतलब टोटल हो जाएंगे 180 अंश। तो हम यहाँ से जान सकते हैं जो त्रिभुज होता है वो उनके तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम लोगों ने कहाँ तक देख लिए थे, समीकरण नंबर 3 तक देख लिया था। अब समीकरण 3 से आगे देखते हैं क्या था यहाँ पर। हम ये बता रहे थे कि इस त्रिभुज के बारे में तुमने डिफाइन कर लिया, अब बच गया ये त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के बारे में डिफाइन करते हैं। हमने बताया कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों अंतःकोणों का कुल योग कितना होता है, 180 अंश होता है। जब 180 अंश होता है तो मैं इसको फिर लिखूंगा जैसे उसको लिखा था, मैं लिख दूंगा अगर ये त्रिभुज है PRT है तो मैं क्या लिखूंगा, कोण P प्लस कोण R प्लस कोण T, इन तीनों के योग क्या हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। जब 180 अंश के बराबर हो जाएगा तो मैं ध्यान से देखना इस चित्र को, ये कोण P है, कोण P की टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दिया है, ये दिया है R1, सॉरी हाँ R1 दिया, कोण P R1 प्लस कोण R कितना दिया है, R2 दे दिया है। अब कोण T बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो कोण T बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा, बराबर समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण देखते हैं, समीकरण ये कितना है, 3 है, क्या है, समीकरण 1 व 4 से। अब समीकरण 1 व 4 क्या था आपका, समीकरण 1 ये हो गया 1 और समीकरण 1 व 4 ये हो गया। अब कोण T बराबर क्या था, समीकरण 4 180 माइनस का A है, ये वाला कहाँ गया, 180 माइनस के है, और कोण T हम एक और निकाल चुके, क्या 180 माइनस R1 प्लस R2 हो गया। अब हम देखते हैं अगर कोई समीकरण का दो होते हैं, समीकरण में 2 साइड होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होता है राइट हैंड साइड। अगर इन दोनों साइडों का कोई भी इक्वेशन 2 है, अगर इन दोनों का कोई एक साइड बराबर तो इसका मतलब दूसरा भी साइड आपस में बराबर है। मैं मानता हूँ ये दोनों साइड बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 180 माइनस इतना कर दिया बराबर इसके कर दिया, यहाँ तो देखो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इधर, ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा क्या, R1 प्लस R2। अब देखते हैं A बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो गया, समीकरण नंबर 5 मान लिया। अब उसके बाद देखते हैं अगर मैं बोलूँ ये प्रकाश की किरण है, ये प्रिज्म में जा रहा है, अगर मैं प्रकाश की किरण के जो प्रिज्म में है उस पर प्रकाश की किरण हल्की जा रही है, इसका मतलब इसमें विचलन कोण है। अगर विचलन कोण प्रकाश की किरण की अपेक्षा कम हो तो मैं कह सकता हूँ अगर यहाँ पे विचलन कोण कम हो रहा है, अल्पतम विचलन हो रहा है, उस स्थिति में जो इसका डेल मैंने माना था, ये बहिष्कोण था, इस डेल को मैं मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ, डेल एम मान लो चाहे जो मान लो, तो मैंने मान लिया डेल एम है। अगर ये मानता हूँ जब ये चीज़ चेंज होगी तो इसका मतलब ये भी कुछ चेंज होगा, इसका मतलब ये भी कुछ चेंज होगा, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को चेंज कर दिया, R1 को भी चेंज कर दिया, R2 को भी चेंज कर, दोनों बराबर किसके हो जाएंगे, R के बराबर हो जाएंगे, और I1 I2 भी बराबर किसके हो जाएगा, I के हो जाएंगे। अब समीकरण को ध्यान से देखो, समीकरण ये वाला देख लो और ये वाला। अब यहाँ पे देखते हैं A बराबर क्या है, 2R है। अब इसमें R1 ये R2 बराबर R है और I1 बराबर I2 बराबर I है। तो मैं क्या करूँगा, ये R है, समीकरण नंबर देख लो, A बराबर कहाँ गया, ये वाला समीकरण क्या था, A बराबर R1 प्लस R2, तो R1 की वैल्यू कितना रखेंगे, R रख देंगे, फिर R2 की भी वैल्यू भी R रखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर किसके है, R के। जब रख देंगे A बराबर R प्लस R क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, तो यहाँ से R बराबर क्या निकाल लेंगे, A/2 निकलेगा। उसके बाद उसी पर समीकरण 3 से देखेंगे, समीकरण 3 हमारा यहाँ पर है, जब समीकरण 3 यहाँ पर है इसका मतलब डेल यहाँ का विचलन कोण मैंने मान लिया डेल एम क्या है, अल्पतम विचलन कोण है, तो मैंने क्या लिया, डेल एम कर दिया यहाँ पे डेल के स्थान पर। तो I1 वहाँ पर I1 था, I2 था, हमने मान रखा I1 बराबर I2 बराबर I है, तो I1 की वैल्यू भी I रखनी है, I2 की वैल्यू भी I रखनी है, मैं रख दूंगा, इतना I प्लस I हो जाए। उसी प्रकार से R1 और R2 की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा। तो डेल एम बराबर I और I जोड़ देंगे तो 2I, इसको जोड़ देंगे कि 2R हो जाएगा। लेकिन हम देख क्या चुके हैं, पिछली बार समीकरण 5 से हम देखेंगे कि यहाँ A बराबर 2R हम निकाल चुके हैं, अर्थात यहाँ पर 2R हमको करना क्या पड़ेगा, 2R की वैल्यू A यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। मैंने कर दिया, डेल एम बराबर क्या था, डेल एम बराबर 2I कर दिया और 2R की जगह A कर दिया, ये निकल गया I बराबर A प्लस डेल एम बाई का 2। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ये है कि हमने I और R की ही वैल्यू को निकाला, हम किसी और की भी तो वैल्यू निकाल सकते थे।
हम आई और आर की वैल्यू क्या निकाली, क्योंकि आप ये प्रिज्म है, तो हमने बता दिया प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन का नियम भी तो आपका कहता है कि भैया अपवर्तन का नियम है, तो इसमें स्नेल का नियम लगता है ना, दूसरा नियम है। तो मैंने स्नेल के नियम में होता है साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक, और नियतांक ही होता है अपवर्तनांक, इसलिए अपवर्तनांक के लिए तो ये तो फार्मूला यूज होगा। तो साइन आई था, ये साइन आर था, एन बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है स्नेल के नियम के अनुसार। तो इसीलिए मैंने आई की वैल्यू निकाला और आर की वैल्यू निकाला, तो आई और आर की वैल्यू मिल गई, इसी मान को पुट कर देते हैं स्नेल के नियम में। तो एन बराबर क्या हो जाए, साइन आई के स्थान पर ए प्लस डेल एम बाई 2 हो जाएगा, और आर के स्थान पर साइन ए बाई 2। यही था आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन। ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर के दिन में मिल सकता है, हमेशा 5 या 6 नंबर में, 7 नंबर में आते हैं। तो इसको आप लोग जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।